Hey everybody, welcome back to our YouTube channel, and in this particular lecture we are going to deal with section 11 and section 12 of Hindu Marriage Act, that is void and voidable marriage. देखिए, जब भी हम टाइप्स ऑफ मैरिज इन हिंदू लॉ की बात करेंगे तो हमारे पास दो सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 11 जो कि वॉइड मैरिज से डील करता है और सेक्शन 12 जो कि वॉइडेबल मैरिज से डील करता है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ी डेप्थ में नॉलेज लेते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने हिंदू लॉ में मैरिज के लिए कुछ कंडीशंस देखी थी जिस कंडीशंस के फुलफ़िल होने पर ही मैरिज वैलिड होती थी। तो हमने सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुल 5 कंडीशंस को देखा था। तो उसमें से जो क्लॉज 1 और क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ये डील करता है हमारा वॉइड मैरिज से, और जो बचे हुए क्लॉज हैं यानी कि क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ये डील करता है वॉइडेबल मैरिज से, यानी सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से। तो चलिए देखते हैं कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज होता क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जब ये एक्ट यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट कमेंस हुआ था, सामने आया था इन द ईयर 1955, तो उसके बाद के जितने भी मैरिज हैं वो सोलेमनाइज हुए हैं, मतलब परफॉर्म हुए हैं, तो वो वॉइड और नल हो सकते हैं। कब? जब ऑन अ पटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी डेयर टू। ओके, जब कि दो पार्टीज़ के बीच में किसी भी पार्टीज़ ने पटिशन्स को फाइल कर दी, पटिशन दे दी अगेंस्ट द अदर पार्टी टू बी डिक्लेयर टू बी सो डिक्लेयर्ड बाय ए डिग्री ऑफ नैलिटी। अगर वो कंट्रावेंसेस है किसकी वो जो हमने पढ़ा था सेक्शन 5 में जो कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें से अगर क्लॉज फर्स्ट यानी कि पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, मोनोगैमी होना चाहिए, और क्लॉज 4th यानी कि सेपरेट रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, और क्लॉज 5th यानी कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। तो अगर इन तीनों में से किसी को भी कंट्रावेंस करेगा मैरिज, तो वो मैरिज किसी एक पार्टी के पटिशन फाइल करने से वो मैरिज नल हो सकती है बाय द डिग्री ऑफ कोर्ट। देखिए, वॉइड मैरिज का मतलब ही होता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होना, नल होना। लेकिन अगर ये मैरिज हो भी गई तो हम इसको एज अ लीगल मैरिज नहीं मानते हैं, और इसको हम मैरिज ही नहीं मानते हैं। इन पर जो दो पार्टीज़ होती हैं वो हस्बैंड वाइफ का स्टेटस उन पर नहीं रहता है। और इस सेक्शन में यानी कि वॉइड मैरिज में ये ज़रूरी नहीं होता है पार्टीज़ को कि वो कोर्ट की डिग्री लेकर ही अलग हों या फिर उनकी मैरिज को वॉइड किया जाए, बल्कि उनकी मैरिज तो वॉइड एब इनिशियो ही रहती है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि कोर्ट से डिग्री ले लेते हैं ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। और हाँ, हम सेपरेट रिलेशन जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, वो भी एक स्पेसिफिक ग्राउंड है फॉर द वॉइडेबिलिटी ऑफ मैरिज। देखिए, हमने अभी ये देखा कि वॉइड मैरिज कौन होंगे, जो कि कंट्रावेंस होंगे किसके, सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, दैट इज़ मोनोगैमी होने चाहिए, सेपरेट रिलेशन में नहीं होने चाहिए, और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। तो हमने ये देखा वॉइड मैरिज में। वॉइड मैरिज में अब हमारा एक आता है जो बाकी की दो क्लॉज बचे हैं, यानी कि क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। तो पहले ऐसा था क्लॉज 3 यानी कि जो एज है पार्टीज़ मेजॉरिटी को अटेंड करनी चाहिए। तो पहले ऐसा था कि अगर पार्टीज़ मेजॉरिटी को अटेंड नहीं की है और उनकी शादी हो गई है, उन मैरिज सोलेमनाइज हो गया है, तो वो वॉइड माना जाता था। लेकिन एक जजमेंट था भुक्खन सिंह वर्सेस कौशल्या बाई, ये 2012 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसी मैरिज जो कि माइनर्स के बीच में हो रही है या फिर एक पार्टी माइनर है, वो इनवैलिड नहीं हो, मतलब वो वॉइड नहीं होती है, बल्कि जब जो पार्टीज़ हैं वो मेजॉरिटी अटेंड कर लेते हैं, अगर वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ वो मैरिज कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो मैरिज कंटिन्यू रहेगी, वैलिड रहेगी। अगर पार्टीज़ डिक्लेयर कर देते हैं या फिर
कोर्ट के पास जाते हैं मैरिज को नलीफाई कराने के लिए, देन वो मैरिज नलीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, रिसेंट केस में पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि अगर फीमेल की एज इट मीन्स ब्राइड की एज 18 से कम है तो वो मैरिज जो है वो वॉइड नहीं होगी, बल्कि वो वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ओके, दिस मीन्स दैट कि अगर फीमेल यानी ब्राइड कुछ मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद अगर कुछ स्टेप्स नहीं उठाती है जिससे कि वो अपने मैरिज को वॉइड करे, इनवैलिड करे, तो वो मैरिज वैलिड रहेगी। तो इस तरीके से जब तक उसकी मैरिज वैलिड नहीं हो जाती, यानी कि वो मेजॉरिटी को अटेंड नहीं कर लेती, तब तक वो जो मैरिज है माइनर्स के बीच में वो वॉइडेबल रहेगा। अब हमारा सेकंड टाइप है दैट इज़ सेक्शन 12 अवॉइडेबल मैरिज। तो हमने सेक्शन 11 यानी वॉइड मैरिज में देखा था कि अगर जो कंडीशंस दी गई है सेक्शन 5 में उसके क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को अगर कोई वॉयलेट कर रहा है कोई मैरिज तो वो वॉइड हो जाती है। ओके, वॉइड एब इनिशियो हो जाती है। लेकिन उसमें से 2 क्लॉज कुछ ऐसे थे जो कि वॉइडेबल मैरिज से रिलेट करते हैं, और वो 2 क्लॉज हैं सेक्शन 5 का क्लॉज 2 और 3। ओके, तो देखिए, वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि वॉइडेबल ऑन आइदर साइड ऑफ पार्टी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो कि वॉइडेबल हो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। अगर वो पार्टी अगर उसको वॉइड नहीं करना चाह रही है तो वो कंटिन्यू उसमें के साथ रह सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो पार्टी वॉइड करना चाहती है तो देन इट्स हर और हिज चॉइस। तो देखिए, कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं क्लॉज 1 में। इट मीन्स सेक्शन 12 के क्लॉज 1 में कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिससे कि जो मैरिज सोलेमनाइज हो गई है उसको कोर्ट के सामने, मतलब बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी 1955 से पहले या 55 के बाद जितने भी मैरिज सोलेमनाइज हुए हैं वो वॉइडेबल हो सकते हैं बाई अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स के बारे में बताया गया है। तुम्हारा पहला ग्राउंड है कि दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिस्पोंडेंट। तो इसमें हमारे इम्पोर्टेंसी की बात करता है कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो मैरिज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है देन दिस इज़ ऑल्सो ग्राउंड फॉर द नलीफाइंग ऑफ मैरिज। और हमारा सेकेंड इसमें दैट द मैरिज इज़ इन कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। तो हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था कि सेक्शन 5 में यानी कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो क्विकली हम देख लेते हैं कि क्लॉज 2 में क्या दिया गया है। क्लॉज 2 में ये है कि जब मैरिज हुई उस टाइम पर कोई भी पार्टी इज़ इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इन इट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसको वो इंसैनिटी का उसको दौरा नहीं पड़ना चाहिए, अटैक्स नहीं आने चाहिए इंसैनिटी के, और वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करना चाहिए, या फिर और सच एन एक्सटेंट टू एज टू द अनफिट फॉर मैरिज फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। और हमने देखा था देखा ये आगे 6C में दिया है कि दैट द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर की कंसेंट और कंसेंट ऑफ गार्जियन, शादी के लिए पेटिशनर की कंसेंट या तो गार्जियन की कंसेंट वो फ्रॉड या फोर्स से ऑप्टेन नहीं होना चाहिए। और इसी में हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जब शादी हो रही थी उस टाइम पर जो विमेन है, ब्राइड है, वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम अनदर पर्सन अदर देन द पेटिशनर। तो यहाँ हमने देखा कि मैरिज को नलीफाई करने के लिए सेक्शन 12 में 4 ग्राउंड्स की बात की गई है।
और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि शादी के टाइम पे यानी मैरिज के टाइम पे जो विमेन है, ब्राइड है, वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए बाई सम अदर पर्सन दैन द पिटिशनर। तो हमने यहाँ पे 4 ग्राउंड्स पढ़े जिससे कि मैरिज को नलीफाई किया जा सकता है अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और अब हम देखेंगे कि इसी में सेक्शन 12 में क्लॉज 2 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जो कंडीशंस मैरिज को नलीफाई करने के लिए। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कि जब मैरिज परफॉर्म हो रही थी, सोलमनाइज हो रही थी, उस टाइम पैटिशनर को ये जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में नहीं पता हुआ हो। ओके, मतलब वो उनसे वंचित हो, उनको नहीं जान रहा हो। और इसमें हमारा सेकंड है कि जो प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड in the case of a marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement, and in case of marriage solemnized after such commencement within 1 year from the date of marriage. Okay, एंड इसी में हमारा थर्ड है कि दैट मैरिटल इंटरकोर्स with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery of the petitioner of the existence of the said ground. ओके, अब हम देख लेते हैं इसी में कि वॉइड मैरिज की यानी सेक्शन 11 में जो दिया गया है वॉइड मैरिज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो पहला ये है कि पार्टीज़ को हस्बैंड वाइफ का स्टेटस मिलता ही नहीं है। और सेकेंड है कि जो चिल्ड्रन देखिए, सेक्शन 11 देख लें हम या सेक्शन 12 देख लें, यानी कि वॉइडेबल मैरिज या वॉइड मैरिज, इससे जो भी चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो लेजिटिमेट ही माने जाते हैं, जो कि सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। बट यहाँ एक कंडीशन है कि अगर चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट माना जाएगा, मानिए कि 2 पार्टीज़ हैं, ए एंड बी, दोनों के बीच में मैरिज परफॉर्म हुई है। अगर वो मैरिज वॉइड है, ठीक है, यानी कि वो पॉलीगैमी कर रहा है, या वो सेपेंड रिलेशन में है, या फिर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, तो अगर वहाँ पे उनका कोई चाइल्ड हुआ तो उसको हम लेजिटिमेट मानेंगे। और अब इधर देख ले सेक्शन 12 में, तो 2 पार्टी से दोनों के बीच में शादी हुई, तो हमने देखा कि इनकी शादी वैलिड रहती है तब तक जब तक कि कोर्ट नलीफाई ना कर दे बाय अ डिग्री। ओके, तो उनसे भी जो चाइल्ड ऑब्टेन होगा या चाइल्ड होगा वो भी लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन इन केस अगर वाइफ जो है वो दूसरे से प्रेग्नेंट है, और हाँ, शादी होने के बाद मतलब मान लीजिए किसी और से शादी हुई और फिर उसका बच्चा हुआ, तो देन उस बच्चे को इलिजिटिमेट माना जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के मैरिटल स्टेटस का तो बच्चा नहीं है, ये दूसरे का था। सो उस बच्चे को हम इलिजिटिमेट कहेंगे। और इसमें हमारा कॉन्सिक्वेंस में थर्ड है कि म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। ये था हमारा पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। If you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you.